डाउट को भी बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। बहुत धीरे धीरे मैं शुरू करूंगा, बट स्लोली स्पीड बढ़ जाएगा। इतना मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप अब्जॉर्ब करना शुरू कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी क्लासेस आपकी होंगी, जो मैं जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा, हम लोग लिखेंगे कुछ भी नहीं, कोई नोट्स मेकिंग नहीं होता है। आपको इस तरह से प्रिंटेड टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसी में कुछ चीज़ों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी में मैं आपको बोलूँगा ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, ये साइड में एक वर्ड लिख लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। दिस कैन बी डन। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो दैट विल बी हेल्पिंग यू। दूसरी, बहुत बहुत और बहुत, कितनी बार बहुत? 3 बार बहुत। एसेंशियल बात यह है कि एनसीईआरटी बुक जिस भी बच्चे का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्लियर होगा ना, उसको किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, भले वो नीट का एग्जाम हो या आपके क्लास 11th का एकेडमिक एग्जाम हो। यू नीड टू डेवलप अ हैबिट कि आपको पूरी तरह से बहुत स्ट्रांगली एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोलॉजी इन पर्टिकुलर में। वैसे तो एनसीईआरटी आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी पढ़ना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको सर ने या मैम ने जो भी पढ़ाया जिस भी सब्जेक्ट में, यू शुड डेवलप अ हैबिट कि आप उस टॉपिक का एनसीईआरटी का टेक्स्ट अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो डेवलप दिस हैबिट कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज ये करना है कि आपको बायोलॉजी के हर टॉपिक्स में एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। और अपने प्रीवियस टॉपिक्स के पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मुझे ये रिक्वायर्ड होगा कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 क्लासेस जब आपके ओवर हो जाएंगे, तो 3 क्लासेस के बाद यू विल बी एट अ पोजीशन कि आप नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नीट के जो एनहेंस्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप कर पाएंगे। तो आपको खुद ये कॉन्फिडेंस फील होगा, बहुत अच्छे से ये फील कर पाएंगे आप कि वेल, इफ आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द बेसिक एनसीईआरटी, मेरे से सारे सवाल बन पा रहे हैं जो नए एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होता है नीट का। एनसीईआरटी के बाहर ना एक वर्ड नहीं होता है, एक वर्ड नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं चैलेंज के साथ। कोई पिछले 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया और मुझे बताए कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तब से ना कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आने वाला है। एनएमसी और एनटीए, आई होप यू नो द फुल फॉर्म्स। एनएमसी स्टैंड्स फॉर नेशनल मेडिकल काउंसिल, NTA stands for National Testing Agency. NTA is assigned by NMC to conduct the medical entrance exams. तो जितना भी क्वेश्चन NTA बनाएगा ना, वो सब कुछ NCERT बेस्ड होगा। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं चाहता हूँ ये लॉजिक आप समझ लें कि मेडिकल एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए ना ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना तो होना चाहिए कि जो महंगी कोचिंग में पढ़ पाने वाले बच्चे हैं सिर्फ वही मेडिकल क्वालिफाई करें। वरना अगर जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे आप कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन एक प्राइमरी राइट है इंडिया में, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर बच्चे को एजुकेट कराया जाए 12 तक। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ये सरकारी किताब पढ़नी है जिसका नाम एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर, तो फिर तो कोई भी स्टेट लेवल या फिर लाइक किसी भी इंटीरियर्स में जहां पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल से नहीं पढ़ाया गया है बच्चों को, और वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो ऑफ कोर्स वो बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर वो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो कल को ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उनके ऊपर ये सवाल उठेगा कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो बेसिक एजुकेशन वाले बच्चे वो तो नहीं कर पा रहे हैं, तो दे हैव अ क्लेम कि हम कुछ भी किताब के बाहर नहीं पूछ रहे हैं। भले ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डेटा बेस्ड पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट किताब के बाहर नहीं पूछ रहे हैं। जो बच्चा बिना कोचिंग किए भी किताब बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, या जिन स्कूल में थोड़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, गलती से किसी सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स आ जाते हैं और उन्होंने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया अगर बच्चों को, तो ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू डू दैट वेरी नाइसली। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी से बहुत स्ट्रेंथफुल होकर के प्रिपरेशन करने की जरूरत है, बस इतना सा फंडा है। ये जो आने वाले चैप्टर्स बचे हैं इसके लिए भी, और अगले साल जो पूरा 12th आपका बचा हुआ है उसके लिए भी। तो यू जस्ट नीड टू डेवलप दिस हैबिट कि हम लोगों को जो टॉपिक शुरू करना है बच्चों आज, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है ना? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी बात समझ लें कि ये पूरा का पूरा टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है
तीन क्लास में टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन विच इज फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। फिर हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन में वी विल टेक 2 क्लासेस। सबसे पहली बात ये बच्चों की, फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली ये फ्लूइड होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड इज द बेसिक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जिसको बोलते हैं लिम्फ। ये 2 फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होते हैं। अगर आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू, तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पूछ लेना है। टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने, चलो कोई बात नहीं। तो ब्लड हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर के आसपास प्रेजेंट होता है, जो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में लगातार ट्रैवल कर रहा है, पतले पतले ट्यूब्स में, जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनने पे ध्यान देना है, पेन चलाने पे कम ध्यान देना है। अगर सुन के चीजों को समझ लीजिएगा तो जो मैं बोलूंगा सब लिखा हुआ है, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन लाइक राइटिंग, और बाद में उसको आप पलट के पढ़ भी नहीं आ पाए, फिर ऐसे नोट्स बनाने का क्या फायदा। तो ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है जो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन कर रहा है। सर्कुलेशन का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो कहीं से शुरू हो और घूम के वहीं आ जाए, दैट्स व्हाट कॉल्ड सर्कल। तो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म यही होता है कि कहीं एक जगह से स्टार्ट हो और वो रोटेट होकर सेम लोकेशन पे पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। मेरे बॉडी में, मेरे हाथ में, यहां पे अभी जो ब्लड होगा ब्लड वेसल में, थोड़ी देर के बाद ये ब्लड यहां नहीं रहेगा, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है बॉडी के किसी और पार्ट में चला जाए, ब्रेन में चला जाए, फेस में चला जाए। तो ब्लड कॉन्स्टेंटली अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर रहा है। ब्लड इन जनरल जो फ्लो कर रहा है वो पतले पतले ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं। ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर से बोलेंगे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड का फ्लो कॉन्स्टेंटली चल रहा है हमारे बॉडीज में, ठीक है ना। सवाल यह है सबसे पहला कि व्हाई ब्लड इज सर्कुलेटिंग। ब्लड एक जगह ठहरा हुआ क्यों नहीं है? ब्लड जो हाथ का है वो यहीं रहता, पैर का ब्लड यहीं रहता, इसको दौड़ने भागने की क्या जरूरत है? इसको दौड़ने भागने की ये जरूरत है कि ब्लड अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड अपने अंदर मिक्स करके बहुत सारी चीजों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचा रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूरिया ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे सब्सटेंस ब्लड अपने अंदर डिसॉल्व फॉर्म में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा रहा है। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन कहां गया? लंग्स में। अब लंग्स में ऑक्सीजन तो गया, बट ऑक्सीजन की जरूरत तो मेरे पूरे बॉडी के सारे सेल्स को है, ठीक है। हमने खाना खाया तो हमारा न्यूट्रिशन गया, हमारे एलिमेंट्री कनाल में गया, पहले स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, यस। बट इस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो मेरे पैरों को भी है, मेरे ब्रेन के सेल्स को भी है। ताकत की आवश्यकता बॉडी के हर सेल को है, राइट। सिर्फ पेट को थोड़ी खाना चाहिए, खाना तो यहां भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं क्या कि थोड़ा थोड़ा खाना यहां रख लेते हैं, यहीं से अब्सॉर्ब हो जाएगा? ऐसा नहीं कर सकते ना। खाना हमारे बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा, उसके बाद ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग डायरेक्शन तक पहुंचा देगा। यस, लाउड। सो इट वुड बी लाइक दिस कि हमारे बॉडी में ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। हम लोग इस सवाल पे थे कि ब्लड एक जगह ठहरा हुआ क्यों नहीं है, ब्लड दौड़ भाग क्यों कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का कारण यह है बच्चों कि ब्लड डिसॉल्व फॉर्म में अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को एक्यूमुलेट करता है, उसके अंदर घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, न्यूट्रिशन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, आयंस। और ये ब्लड की जिम्मेदारी है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में ये सारी चीजों को पहुंचाया जा सके। जैसे हमने सांस लिया तो ब्लड में ऑक्सीजन अगर था तो दैट ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया गया और ये ऑक्सीजन ब्लड से सेल ने वापस ले लिया, सेल ने अब्सॉर्ब कर लिया। सेल ने, किसने?
सेल ने। सेल के पास एक ऑर्गेनल है बच्चों जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि पावर की जनरेशन होती है उसके अंदर, एटीपी बनता है। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। मतलब ये हुआ कि हमारे सेल में जितना ज्यादा क्वांटिटी में एटीपी होगा, हम उतने ज्यादा एनर्जाइज्ड होंगे, ठीक है ना? हमारे अंदर उतनी एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एटीपी बनेगा उतनी एनर्जी होगी। एटीपी बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो सेल के अंदर एक सिंगल सेल है, मान लीजिए एक सिंपल सेल है, एक सेल के अंदर जब O2 पहुंचेगा, O2 पहुंचेगा, ठीक है, और न्यूट्रिशन पहुंचेगा। न्यूट्रिशन का मतलब ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड होगा, ये सब न्यूट्रिशन है। ये दोनों चीजें जब सेल में पहुंचेंगी तो सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बनाएगा क्या? एटीपी। फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी बनाने के लिए सेल को आवश्यकता है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की। ऑक्सीजन आता है लंग्स में, न्यूट्रिशन आता है एलिमेंट्री कैनाल में। यहां से मेरे पैरों को, सेल को भी एनर्जी चाहिए। मैं खड़ा हूं, आपसे भी खड़ा रहूंगा 2 घंटे तक आपके साथ, तो ऑफ कोर्स मेरे पैर में एटीपी खर्च हो रहा है। वॉक कर रहा हूं मैं, एटीपी खर्च हो रहा है, तो मेरे पैर के सेल्स को एटीपी बनाना पड़ेगा। तो मेरे पैर के सेल्स तक ये दो रॉ मटेरियल कौन पहुंचाएगा? ब्लड। कौन पहुंचाएगा? ब्लड। बॉडी फ्लूइड, द ब्लड, ये उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे पैर के सेल्स तक पहुंचाए वो ऑक्सीजन जो लंग्स में आया है वहां से कलेक्ट करके, और न्यूट्रिशन जो मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हुआ, एंड दिस न्यूट्रिशन विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो ब्लड कैरी करके न्यूट्रिशन एज वेल एज ऑक्सीजन लेके जब पहुंचा कहां? सेल में, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाया, ठीक है ना? तो हमारा ये जो सवाल था कि ब्लड एक जगह ठहरा हुआ क्यों नहीं है, लगातार सर्कुलेशन क्यों कर रहा है, इसका सिंपल सा जवाब ये हमें मिलता है कि ब्लड अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। मुश्किल? बोलो। तो हमारे बॉडी में ये सर्कुलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये बातें तो हम लोग करेंगे चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है सर्कुलेशन। हार्ट बीट कैसे करता है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये प्रेशर कैसे डेवलप करता है और धक धक होता रहता है और ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। हमारा पहला सेक्शन जो है दैट टॉक्स अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स, और हम लोग ब्लड के बारे में बातें करेंगे। पहले विल टॉक अबाउट द ब्लड, उसके बाद हम लोग बुक से पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे। आपको ये आदत मैं लगा दूंगा आने वाले 2 चैप्टर्स में कम से कम से पूछा जाए इस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं, तो आपको उसका क्लैरिटी हो। 2 सेक्शन नहीं, जैसे कि लाइक आप एनसीईआरटी बुक निकालो बुक निकालो जल्दी से फास्ट। जिनका नहीं निकला हुआ प्लीज निकाल के रखें ऊपर बुक, दिखाइए बुक जरा मुझे। चैप्टर नंबर 18 में 18.1 ये एक सेक्शन है। 18.1.1 प्लाज्मा के बारे में बात करता है। 18.1.2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। 18.1.3 ब्लड ग्रुप्स है। 18.1.4 कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है, मतलब पूरी ब्लड की कहानी चल रही है 18.1 में। मतलब पहला सेक्शन हुआ 18.1 जिसके 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या 4 पार्ट्स हैं बच्चों? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन। मतलब ब्लड के बारे में 4 सेक्शन। एनसीईआरटी बुक देख के चलो, ये ना वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन अर्थ होती है अगर हम बायोलॉजी क्लास 11 सिलेबस की बात करें। 1000 किताबें बाजार में अवेलेबल होती है, मोटी मोटी किताबें। बट मैं आपको बता रहा हूं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से, जिस बच्चे ने इस किताब को कवर बाय कवर चार्ट डाला, पढ़ डाला नहीं, क्या किया? चार्ट डाला, जीभ लगा के नहीं, दिमाग लगा के। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 360 मार्क्स का जो बायोलॉजी का एग्जाम होगा नीट का, उसमें उस बच्चे को 350 मार्क्स तो बहुत आसानी से आ सकता है। 2 किताब चाटना होगा, ये वाला, और एक किताब होगा क्लास 12th वाला। मतलब आपको ना ये
सेक्शन बाय सेक्शन पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन से मेरे चैप्टर में। आंख बंद करो तो इमेजिनेशन कर सको कि 8.1 इज ब्लड, 8.2 इज लिम्फ। 8.1 के अंदर 4 सेक्शन है, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4। क्या क्या 4 सेक्शन है? प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड ग्रुप्स एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये सेक्शन याद होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये पता होगा ना कि पूरा मैप दिमाग में बन जाएगा चैप्टर का। फिर आपके उसके अंदर क्या बातें हैं ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। 18.1 में हम लोगों को सबसे पहले बात ये करनी है कि ब्लड जो होगा बच्चों हमारे ह्यूमन बॉडी में, सबने देखा है लाल रंग का खून? पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद हम लोग बुक पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में ट्राई टू प्रिपेयर ब्लड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ब्लड आप बना नहीं सकते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर हम लोग यूं प्लान करें कि 1 कप खून बनाना है हमें, अगर हमारा कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम 1 कप खून बनाने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो अच्छे से समझ लीजिए प्रैक्टिकली कि ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमें इस पूरे मग को आधा से थोड़ा सा ज्यादा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 55% टोटल वॉल्यूम का 50% एग्जैक्टली आधा होता, 55% वॉल्यूम इस मग के अंदर एक फ्लूइड से भरना है, जिस फ्लूइड का नाम है बच्चों प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। मुश्किल? उसके बाद जो 45% का एरिया बचा, वॉल्यूम बचा उस कप के अंदर, उस कॉफी मग के अंदर, वो हम भरेंगे 3 तरह के ब्लड सेल्स से, जिनको एनसीईआरटी बोलती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलती है? 3 kinds of blood cells that will include RBC, WBC and platelets। ठीक है, तो इट वुड बी RBC, WBC, इन तीनों कंपोनेंट्स का प्रेजेंस होगा इतने वॉल्यूम में। 45% ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या किया, सिंपल तौर पे ऐसे समझ लेते हैं जरा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमने चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पानी थोड़ा सा बॉईल करना शुरू करना है। पानी बॉईल करने पे पानी में थोड़ा उबाल आ गया तो उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा चाय की पत्ती डाल दी। पानी हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। चाय की पत्ती जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाय के रंग का, चाय में जो कलर आएगा वो चाय की पत्ती की वजह से आएगा। चीनी डालने पे कलर आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, तो उसको हम लोग आरबीसी मान लेंगे। ठीक है ना। आरबीसी इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। अभी हम लोग नंबर के बारे में बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी में कौन सा ब्लड सेल होगा। ब्लड सेल्स को क्या बोल रहे हैं बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हम लोग उसको, डब्ल्यूबीसी को मिल्क मान लो, व्हाइट कलर का मिल्क होता है। वैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर का नहीं होता, कलरलेस होता है, लेकिन रेड ब्लड के कंपैरिजन में उसको व्हाइट ब्लड सेल बोल दिया जाता है, जस्ट फॉर कलर कॉन्ट्रास्ट थिंग। उसके बाद तीसरी चीज जो चीनी के एस्पेक्ट पे हम लोग समझ सकते हैं वो प्लेटलेट होगा। ये सारी चीजों को चम्मच से मिला करके अच्छे से मिक्स करने पे ऐसा अपीयर होगा कि प्लाज्मा में ये 3 तरह के सब्सटेंस डिसॉल्व्ड हैं। ये 3 तरह के सेल्स डिसॉल्व्ड हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी हैज अ मेडिकल टर्म जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? आई वुड बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑन दिस एस्पेक्ट अगर आपकी आवाज लाउड निकल करके आए। आरबीसी, ताकि हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वर्बल बोल बोल करके आप अपने चीजों को 50% से ज्यादा मेमोराइज क्लास के अंदर कर लें। यू आर नॉट सपोज्ड कि घर जाकर के बैठ के पालथी मार के बैठ के करके रट्टा मारेंगे तब याद होगा। आप आधा से ज्यादा काम क्लास के अंदर कर सकते हैं। शर्त 2 है, आपका डिवोशन पूरा यहां होना चाहिए, और दूसरा आप रिपीट करते रहेंगे उन सारी चीजों को जो मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा, और जो नहीं भी करवाऊंगा उसको भी आप वर्बली मुंह में से अगर स्पीक करेंगे ना, तो याद करने का पहला शर्त ये होता है ना कि आपका टंग उसको अगर प्रोनाउंस कर पाता है तो ब्रेन उसको अब्सॉर्ब कर पाता है। इफ यू आर एबल टू प्रोनाउंस और टर्मिनोलॉजी, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोला मैंने? फिर से बोलिए।
लाउडली बोलिए। एरिथ्रोसाइट्स अगर हम लोग मन में प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो उसका स्पेलिंग हमारे दिमाग में थोड़ा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES। आरबीसीज का साइंटिफिकली बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स। WBC will be given a term called leukocytes. Okay, so it would be erythrocytes and thrombocytes. Erythrocytes are RBCs, leukocytes are WBCs and thrombocytes are platelets. नेक्स्ट थिंग जो हमें इसके बारे में मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट है वो ये है इनका नंबर। एरिथ्रोसाइट्स का डेटा है बच्चों कि ये 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन। अभी मैं समझाता हूं, पहले हमें इस डेटा को याद करना है, लिखना नहीं है। यू नीड टू मेमोराइज दिस। मैं अभी आधा घंटा बाद ये पूछ लूंगा, तो आपकी कोशिश ये हो, आपका ध्यान ये हो कि ये मेमोराइजेशन से दिमाग में घुसता जाए। सॉरी, okay, so the data, what does it explains, इसको पहले समझ लीजिए। हमारे बॉडी में कितना ब्लड है? 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड है हमारी बॉडी में ओवरऑल। ठीक है, मुश्किल? इस 5 से 6 लीटर ब्लड में आरबीसी का नंबर यहां पे लिखा हुआ है 5.5 मिलियन। मिलियन का आपको आइडिया है? 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो 5.5 मिलियन का मतलब 55 लाख। 55 लाख आरबीसी पूरे बॉडी में? ना ना ना, इतने से खून में। कितने खून में? 1 मिलीमीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। 1 mm का, आप प्लीज आपने अगर स्केल आपके दिमाग में है, आपका जो प्लास्टिक वाला 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, उसके अंदर 15 सेंटीमीटर मतलब 150 मिलीमीटर, राइट? तो 1 mm बहुत छोटा वैल्यू होता है। आप अगर पेंसिल, शार्प पेंसिल से ड्रॉ करेंगे 1 mm, तो इतना बड़ा, मतलब बोर्ड पे तो मैं डॉट मारूंगा तो 1 mm से ज्यादा हो जाएगा साइज। उतना छोटा लेंथ, हाइट और ब्रेथ का एक क्यूब इमेजिन करो। क्यूब इमेजिन हो सकता है ना? डाइस समझते हैं आप, लूडो जिसे खेलते हैं, क्यूबॉइडल शेप स्ट्रक्चर, क्यूब के सारे साइड सेम साइज के होते हैं, और ये साइड के क्या है? 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm चौड़ा, 1 mm ऊंचा, 1 mm लंबा। मुश्किल? 1 mm डायमेंशन का एक क्यूब है, हॉलो क्यूब, खोखला, और उसके अंदर हमने ब्लड डाला। कितना ब्लड आ जाएगा? 1 बूंद भी आएगा क्या? 1 बूंद से भी कम ही आएगा ब्लड। उतने थोड़े से खून में 55 लाख आरबीसी है, उतने ही थोड़े से खून में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी है, और उतने ही थोड़े से वॉल्यूम ऑफ ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट का प्रेजेंस है। दैट इज व्हाट इट मीन जब हम लोग ये लिखते हैं कि 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में इतना आरबीसी है। तो 6 लीटर ब्लड जो पूरे बॉडी में है ना, इसमें हम लोग आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे, एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा कि कितना आरबीसी होगा। ये बात समझ आ रही है? आई एम गिविंग यू 1 minute of time to memorize that data along with the scientific name of RBC, WBC and platelet. चलो, बहुत छोटी सी बात अभी फिलहाल हमने की कि ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बात की।
कि ब्लड जो है आपके पास, मान लीजिए एक कप खून है, इस खून के, ये खून की बनावट, ये बना हुआ किन चीजों से है? तो हमारे पास जवाब हुआ कि उसमें प्लाज्मा है और 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब मिक्स्ड है। तो हम यूं कहते हैं कि ये जो ब्लड सेल्स हैं एक्चुअली दे आर डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर तैर रहे हैं सब कुछ। प्लाज्मा के बारे में जरा बात करते हैं बच्चों की। फिर प्लाज्मा जो है ना, ये क्या है, इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा सबसे पहला पॉइंट कलरलेस है या पेल येलो कलर का, इसका कोई रंग नहीं है, बहुत फीका पीला रंग हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर का, पेल येलो, एकदम फीका पीला। इसके अंदर मेजर क्वांटिटी है पानी का, 92% तो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, बाकी कितना बचा? 8%। 8% में 6% इसमें प्रोटीन्स हैं, ठीक है, 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे, हम लोग पढ़ेंगे भी और ये आपको याद भी करना है। 92%, 90 से 92% पानी भरा हुआ है इसमें, किसमें? प्लाज्मा में। 2-3 तरह के प्रोटीन्स हैं इसमें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये 3 तरह के प्रोटीन्स हुए। बाकी 2% उसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, आयोडीन वगैरह प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो हमारे न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में पहुंचे, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्लाज्मा में मेजॉरिटी पानी है, कितना? 90 से 92%। 2 तरह के उसके अंदर प्रेजेंट है, 3 तरह के उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स, बाकी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस का प्रेजेंस होगा। इन सारी चीजों से मिक्स होकर के बना है हमारा प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब अ सब्सटेंस जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हो। चलो सारे लोग अपनी बुक पे पहुंचेंगे, आप चलो बुक पे आएंगे सारे लोग प्लीज, क्विकली फास्ट, और उसके बाद हम लोग इन सारी चीजों को साथ साथ समझेंगे। ब्लड से शुरू कर रहे हैं, सुनना है। Blood is a special connective tissue consisting of the fluid matrix, plasma and formed element, मतलब ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, वहां लिख लीजिए पेंसिल से। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ब्रैकेट में लिखिए ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही ब्लड सेल्स बोलेंगे, दैट इंक्लूड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। When we talk of formed elements, we actually referring to the blood cells which are present in our blood. प्लाज्मा में आ जाइए फास्ट क्विकली। पहले हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो ब्लड जो है 18.1 या 15.1 पुराने और नए बुक्स में रेस्पेक्टिवली, बाकी चीजें सेम है। तो आपका ब्लड इज सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के अंदर 4 सेक्शन है, तो 15.1 या 18.1.1 व्हाट इज दैट? प्लाज्मा। तो पहले प्लाज्मा सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर अभी हमने वैसे बात कर ली, क्या क्या है याद है आपको? क्या क्या है? वाटर, प्रोटीन्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। ओके चलो आ जाओ, प्लाज्मा पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ के ऊपर लिखिए ब्रैकेट में जल्दी से, पेल येलो, फीका पीला। स्ट्रॉ मतलब होता है सूखा घास या सूखा पुआल, ठीक है, एकदम ड्राई, जो नॉन ग्रीन हो जाएगा, जिसका क्लोरोफिल डिजेनरेट हो जाएगा, उसका रंग बहुत हल्का पीलापन, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो उसके ऊपर आप लिख लें पेल येलो। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, पहला फीचर आ गया रंग का। दूसरा फीचर है इसकी कंसिस्टेंसी का, ये थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है, बिल्कुल पानी पानी नहीं है, थोड़ा गाढ़ापन इसके अंदर है। तो इस विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। आ गया सारा डेटा? टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत? 55% प्लाज्मा। आगे बढ़ेंगे, 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। मुश्किल? कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन। चलो आ जाओ जरा प्लाज्मा पे आ जाओ। 92% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द प्लाज्मा। उसके बाद 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, तीनों के फंक्शंस अभी हमें याद होने चाहिए। स्पेलिंग के साथ देखिएगा, फाइब्रिनोजेन, FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। GLOBULIN, ग्लोब्यूलिन। देन यू हैव एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये मेन काम किसका हो गया? फाइब्रिनोजेन का। ये अभी आगे आएगा, मतलब 18.1.4 में या 15.1.4 में एक सेक्शन है, क्या नाम है उसका? कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग।
तो हम लोग वहां बात करेंगे ब्लड क्लॉट कैसे करता है, बट अभी इतना दिमाग में रख लीजिए कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए इसकी जरूरत होती है, इस प्रोटीन की, क्या नाम है इसका, फाइब्रिनोजन। पतले पतले फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड को जहां पे भी चोट लगती है, इंजरी होता है, अगर स्किन टूट गया, एपिथेलियल टिश्यू रप्चर हो गया तो खून निकलना शुरू हो जाता है, बट आपको 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम होकर के ये क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट में क्या होता है, पतले पतले फाइबर्स का एक जाल बन जाएगा, और जाल आपके ब्लड को बहने से रोकेगा। तो ये जो जाल बनाएगा ना, ये प्रोटीन बनाएगा, क्या नाम है इसका, फाइब्रिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म में ये फाइब्रिन बनेगा, और फाइब्रिन्स के लंबे लंबे फाइबर्स होंगे, दैट विल बी प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड। मुश्किल? तो इन प्रोटीन में सबका फंक्शन सीखना है। पहले फंक्शन क्या था, फाइब्रिनोजन का ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन का मेन काम होगा बच्चों, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को, WBCs को मदद करता है, ताकि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो पाए। दोबारा पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लाइन, ग्लोबुलिन primarily are involved in defense mechanism of the body and albumin help in osmotic balance। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब हुआ कि बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये एक मेम्ब्रेन से आर पार होना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे स्वेटिंग, पसीना निकलेगा हमारे स्किन से बाहर आएगा, बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब स्वेटिंग के पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म है। पानी अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो पानी निकल के बॉडी से बाहर जाएगा, गर्मी लगेगी तो। बहुत गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, इमेजिन कीजिए अप्रैल मई का मंथ है, अब बहुत धूप में है और बॉडी में पानी नहीं है, तो पसीना नहीं निकलेगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे आप। तो आपकी बॉडी में पानी की प्रेजेंस कितनी है, उसमें ऑस्मोसिस कितना करवाना है, कितना नहीं करवाना है, ये ब्लड में मौजूद ये प्रोटीन रेगुलेट करेगा, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करना, बढ़ाना या घटाना, इज कॉल्ड रेगुलेशन। ये फैन का रेगुलेटर होता है ना, स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो रेगुलेशन का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उस पर निर्भर करेगा कि ये हमारे बॉडी से ऑस्मोसिस को इंक्रीज कराएगा कि डिक्रीज कराएगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन क्या कराएगा, ग्लोबुलिन क्या कराएगा, डिफेंस मैकेनिज्म, WBC के एक्शन, WBC के रोल को रेगुलेट कराएगा। अभी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, इनका क्या क्या काम है। पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मुश्किल? तो प्लाज्मा में पानी है कितना, 90 to 92%, और क्या है, प्रोटीन्स 6 to 8%, और बाकी बचा खुचा क्या है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, सॉरी उसके ऊपर का लाइन छोड़ गया। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोरीन आयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोडियम, देन यू हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोरीन्स। बाकी लोग प्लीज एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। आयंस का एग्जाम्पल, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरीन आयन। इसके अलावा प्लाज्मा में थोड़े थोड़े मात्रा में हमारा डाइजेस्टेड फूड जैसे ग्लूकोज, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होंगी ना, ठीक है ना, पढ़ेंगे साथ साथ। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट का मतलब होगा कि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बाय द ब्लड। मुश्किल? इजी? आगे बढ़ेंगे बच्चों। फैक्टर्स ऑफ कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये अगला लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। व्हाट इज सेरम? तो जवाब होगा प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सेरम। प्लाज्मा के अंदर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स उनको रिमूव करने के बाद उसको क्या बोलते हैं आप? सेरम। इसको समझ लो जरा लॉजिकली। हम लोग कई बार ना, जैसे आप ब्लड सैंपल देते हैं, मान लो आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट लिखा, किसी को टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, तो आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि आपको टाइफाइड हुआ? आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आपके ब्लड में हम ढूंढेंगे एक स्पेसिफिक पैथोजन जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना, दिस इज द कॉजल एजेंट फॉर टाइफाइड, एक बैक्टीरिया है। अगर ये आपके ब्लड में मिल रहा है तो ये कंफर्म होगा कि आपको टाइफाइड ही है, क्योंकि बुखार तो सारी बीमारी में आएगा ना, जॉन्डिस में भी बुखार आएगा, मलेरिया में भी बुखार आएगा, कॉलेरा में भी आएगा, डिसेंट्री में भी आएगा। आप क्लास 12 में एक टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का नाम पढ़ेंगे। तो
बुखार आना, कमजोरी लगना, चक्कर आना, ये बीमारी नहीं है, ये क्या है? सिम्टम्स। ये हर बीमारी के सिम्टम्स है ऑलमोस्ट। फीवर तो हर बीमारी में ही आ जाएगा ना इन जनरल आपको। तो क्या होगा कि अगर हमारे ब्लड का टेस्ट हुआ, ब्लड का एक सर्टेन सैंपल निकाला गया, तो एक्चुअली क्या चेक होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नहीं मिलेंगे आपको बैक्टीरिया, कहां मिलेंगे? प्लाज्मा में। मान लो कि आपका एक सैंपल निकाला गया, थोड़ा सा खून निकाला गया यहां से, और पैथोलॉजी वाले ने सिरिंज डाल करके थोड़ा सा ब्लड निकाला, और उसके बाद ये भेजा गया बाहर। मान लीजिए अब तो हर जगह टेस्ट होता है, मतलब हजारीबाग में भी बड़े बड़े पैथोलॉजीज होते हैं जहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह कर लिए जाते हैं। बट कई बार क्या होता था कि कुछ बड़ा टेस्ट है, मान लीजिए कि लाइक कोई कैंसर है किसी को, या कोई ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की कोई बड़ी बीमारी हो गई है किसी को, और उसके टेस्ट के लिए आपका सैंपल मुंबई जाएगा, कोलकाता जाएगा, कहीं बड़े शहर जाएगा जहाँ बड़ा लैब है। तो आपको तो ये पता है कि खून निकलता है और 2 मिनट में सूख जाता है, क्लॉट कर जाता है ना। और आपका ब्लड सैंपल अगर हमने वाइल में डाल करके, देखा है आपने टेस्ट ट्यूब की तरह वाइल होता है, उसको डाल करके हम कोलकाता भेजेंगे, जो अगले दिन पहुंचेगा, मुंबई भेजेंगे जो 2 दिन बाद पहुंचेगा, तब तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा ना। तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करना चाहिए 2 दिन तक। तो इसके लिए आपके ब्लड को जब वो लोग लेंगे ना, आपके बॉडी से निकाल लेंगे, अपने लैबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है उनके पास, वो गोल 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 घूमेगा वो बहुत फास्ट। उससे क्या होगा कि प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो नीचे आ जाएंगे तीनों, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब वो ऊपर से प्लाज्मा निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी पैथोजन प्लाज्मा में ढूंढना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के अंदर नहीं घुस जाएगा कुछ, वो सब प्लाज्मा में डिसॉल्व रहेगा। जो भी पैथोजन होगा, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी पैथोजन हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात। अब प्लाज्मा के अंदर से भी क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लेंगे। अभी हमने बात की इसमें क्या क्या होगा प्लाज्मा में, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। पानी होगा, फिर प्रोटीन्स होंगे, फिर आयंस होंगे, फिर हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड वगैरह, और थोड़े थोड़े क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर निकाल करके बाकी सब प्लाज्मा में छोड़ देंगे, उतना निकालने की जरूरत नहीं है हमें। क्या करना है? क्लॉट नहीं होना चाहिए प्लाज्मा, तो क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया? सेरम। क्या पड़ गया? तो एक्चुअली में जो सैंपल जाएगा डायग्नोसिस के लिए किसी बड़े लैबोरेटरी में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सेरम। व्हाट इज सेरम? सेरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। Plasma minus clotting factors. Clotting factors are also present in the plasma. I would like you, ब्लड सेल्स की बात करेंगे बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में पहले कुछ फंडामेंटल बातें करेंगे, फिर बुक से पढ़ेंगे। पहले मैं समझाता हूं आपको। 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, क्वांटिटी वाइज हम लोग नहीं, सीक्वेंशियली कर लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हमें 4 से 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग बुक से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, आरबीसी ना बहुत छोटा है, रादर हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल आरबीसी है। ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल, ऐसे आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, है ना। बट ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा सेल है ना, डिप्लॉयड सबसे छोटा सेल, वो है आरबीसी। डिप्लॉयड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आरबीसी से छोटा एक और सेल होता है ह्यूमन मेल में, दैट इज स्पर्म सेल। बट स्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, है ना। जब डिप्लॉयड सेल्स की बात करेंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम वाले सेल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो उनमें से सबसे छोटा सेल आरबीसी है। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि इतना थोड़े से क्वांटिटी में 55 लाख आरबीसी है। आधा बूंद खून में 55 लाख आरबीसी है, तो ऑब्वियसली इसका साइज बहुत छोटा होगा, तभी तो बोलो ना। पहला पॉइंट के बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट सेल है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम होता है क्या क्या क्या? हेमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हेमोग्लोबिन। कहां टच हो रहा है? ओके। आरबीसी के बारे में पहला पॉइंट ये होगा, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ये स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसका नंबर हमें पता ही है, कितना है? 5.5 से 5.5 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इसका ना कलर रेड होता है ड्यू टू द रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड
hemoglobin. Heme is iron and this is actually a प्रोटीन, जिनसे मिलकर के प्रोटीन ये पिगमेंट बना है हीमोग्लोबिन, जो एक्चुअली रेड कलर देता है ब्लड को। पूरा खून लाल सिर्फ आरबीसी की वजह से दिखता है, बाकी ना तो प्लाज्मा का कोई अपना डायरेक्ट रंग है, ना तो डब्ल्यूबीसी का कलर है, ना तो प्लेटलेट का कलर है, ना तो आयन का कलर है, बाकी किसी का कोई कलर वलर नहीं है। कलर है सिर्फ हीमोग्लोबिन का और उसकी वजह से पूरा ब्लड रेड अपीयर होता है। मुश्किल। अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी जिंदगी होती है 120 दिनों की। इसका लाइफ स्पैन जो होगा ना, ये सिर्फ 4 महीने है। 4 महीने में अपने आप ये डिजेनरेट कर जाएगा। इसी वजह से, इसी बेसिस पे ये कहा जाता है कि अगर हम लोग किसी को ब्लड डोनेट भी कर देते हैं ना, तो अपना कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसे भी उतना ब्लड हमारा डिजेनरेट हो जाता और नया बनता रहता है। कोई ऑर्गन नहीं है कि हमने अपना किडनी दे दिया तो दोबारा नहीं बनेगा। ब्लड अगर हम बीच बीच में, साल में, 6 महीने पे अगर किसी को डोनेट कर भी देंगे और हमारा अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे से खाना पीना हम खा रहे हैं और ब्लड हमारा बॉडी में बन जा रहा है, तो वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, क्योंकि उतना ब्लड ऐसे भी डिजेनरेट हो रहा है और नया ब्लड बन रहा है। ठीक है ना। मुश्किल। ये जो आरबीसी मरते हैं 4 महीने के बाद, ये जाकर के स्टोर होते हैं स्प्लीन में। ठीक है, ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। स्प्लीन पैंक्रिया के नीचे पाया जाने वाला छोटा सा ऑर्गन होता है, इधर नीचे। ठीक है ना। यहां पे डेड आरबीसीज जमा होते हैं और धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं, यूरिन और एक्स्ट्रा वेस्ट सब्सटेंसेस के थ्रू स्लोली स्लोली करके डिजेनरेट होते रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है हमारे बोन मैरो में। कहां? लॉन्ग बोन के इंटरनल हॉलो स्पेस को आप बोन मैरो कहते हैं। लॉन्ग बोन हमारे बॉडी में मेजरली 2 हैं, फीमर जिसको आप थाई बोन बोलते हैं और ह्यूमरस जिसको आप आर्म बोन बोलते हैं। लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ लिया ना आपने? 206 हड्डी का नाम याद होगा ना आपको? नहीं याद है? कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। कहां होगा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो में ब्लड की फॉर्मेशन होगी, आरबीसी इन पर्टिकुलर, बाकी सारी चीजों भी फॉर्म बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल? अगला पॉइंट अगर मैं मेंशन करूं यहां पे, तो ये होगा कि हमारे आरबीसी ना, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। नॉर्मल हर सेल में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ह्यूमन आर ऑल्सो मैमल्स, तो हमारे आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। 2 एक्सेप्शन है, कैमल और लैमा। ये मैमल्स हैं लेकिन इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। हम अपनी बात करें तो हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। लास्ट और सबसे एसेंशियल काम पे आते हैं, फंक्शन क्या है आरबीसी का। सबका अपना अपना रोल है ना। अभी हमने बात की फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करता है, ग्लोबुलिन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, एल्ब्यूमिन बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस कंट्रोल करता है। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी का काम है रेस्पिरेटरी गैस को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? रेस्पिरेटरी गैस 2 गैस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर से सांस को हमने इनहेल किया, दैट्स कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, या इंस्पायरेशन। उसमें कौन सा गैस जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा, लंग्स के अंदर एल्वुलाइज होते हैं, वहां से ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, ये ब्लड में आएगा। ब्लड में आरबीसी में भी मौजूद ये पिगमेंट, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को और लेके दौड़ जाएगा बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक। मेरे पैर का सेल बोल रहा भाई ऑक्सीजन दो, तब तो एटीपी बनाए। मेरा टंग हिल रहा है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं आपसे, बार बार मूवमेंट हो रही है मेरे टंग में, मेरे टंग को के सेल को चाहिए होगा ऑक्सीजन ताकि वो एटीपी बनाए तो टंग की मूवमेंट हो पाए। ताकत की जरूरत होगी बॉडी के हर सेल को, और सेल को ताकत बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए था। अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया, क्या क्या? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? आरबीसी। सेल ने बना लिया एटीपी, एटीपी बनने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी वेस्ट गैस है हमारे बॉडी के लिए, प्लांट के लिए यूजफुल गैस है क्योंकि प्लांट इसी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा, बट हमारे बॉडी के लिए तो वेस्ट गैस है ना, तो हम इसको बाहर निकाल के एक्सेल आउट कर देते हैं। कहां से? लंग से। बट CO2 तो मेरे पैर के सेल में भी बन रहा है, ब्रेन के सेल में भी बन रहा है, यहीं से धुआं धुआं तो नहीं निकल जा रहा CO2 का। ये कहां जाएगा? पहले लंग्स में आएगा। कौन लाएगा? ब्लड लाएगा। ब्लड में भी कौन लाएगा? RBC लाएगा। तो RBC का मेन फंक्शन क्या हो गया? इट इज अ कैरियर फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, कैरियर फॉर। तो इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो इट विल बी कि इट कैरीज O2 and CO2 from lungs to the body and from the body cells to the lungs. lungs to body कौन सा गैस? ऑक्सीजन। एंड बॉडी सेल से lungs में कौन सा गैस? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो ये मेन फंक्शन है आरबीसी का। मुश्किल? पक्का? आ जाओ पढ़ेंगे एनसीईआरटी। व्हाट डज द बुक हैज टू टेल यू अबाउट दिस? अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट भी साथ साथ यहां पे समझ लेंगे कि जो हेमोग्लोबिन है ना बच्चों, इसकी क्वांटिटी नीट में पूछा गया है। ये होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड या पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी 12 से 16 ग्राम होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में, पर लीटर नहीं, पर 100 ml। 100 ml इज कॉल्ड डेसीलीटर। एक डेसीलीटर में इतना ग्राम हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, वैल्यू कम आएगा। देखिए फीमेल्स में एक्चुअली 12 से 14 होता है, मेल में 14 से 16 होता है, बट ये अगर या मेल फीमेल आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग करके नहीं बताया, तो इन जनरल बताया गया कि 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। इससे कम होना इज नॉट हेल्दी, क्योंकि हेमोग्लोबिन की अगर कमी होगी किसी की बॉडी में तो रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात? ऑक्सीजन अवेलेबल है बट आप सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे, आपको थोड़ा कमजोरी लगेगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, आपको चक्कर खा के गिर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ऑब्वियसली हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी घट जाएगा बॉडी में। तो आपको फिर बहुत ज्यादा ऐसे फ्रूट्स और ऐसे कंज्यूमेबल फूड्स खाने पड़ेंगे जिनके अंदर प्रेजेंस हो आयरन का, तभी तो बनेगा हेमोग्लोबिन। और प्रोटीन तो हम खा ही रहे हैं, तो ऐसे आयरन वाले फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? एप्पल, पियर, बनाना, है ना। कुछ लोगों को लगता है अनार खाने से खून बनता है क्योंकि लाल लाल होता है। इट्स नॉट डायरेक्टली ट्रू। अब सेब का जूस पिएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका हेमोग्लोबिन बनेगा इन कंपैरिजन टू अनार या मौसमी का जूस, अगर खून की कमी महसूस होती है तो। ठीक है ना। चलो आ जाओ जरा आरबीसी पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जल्दी फास्ट फास्ट आपकी नजर आपकी बुक पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ब्लड सेल्स। तीन तरह के क्या क्या पढ़ते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। लिखो वहीं पे, वैसे लिखा हुआ आगे, चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा ना। आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। 55% क्या था? प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा था ना, 45% क्या? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट्स या RBC are the most abundant of all of the cells in the body. ठीक है। A healthy adult man, woman भी actually, human की बात की जा रही है, on an average has 5 million to 5.5 million RBC per millimeter cube of blood. कोई मुश्किल? RBCs are formed in red bone marrow in adults. क्या बोलते हैं प्रोसेस को? एरिथ्रोपोइसिस। RBCs are devoid of nucleus, मतलब without nucleus, devoid मतलब absence। मुश्किल? In most of the mammals and are biconcave in shape. Biconcave in shape का मतलब हो जाएगा कि 3D में अगर हम एक RBC देखेंगे तो it would appear something like this. डिस्क शेप होता है एक्चुअली RBC। ऐसा रखा हुआ है। 5 रुपीज का कॉइन इमेजिन करो, 2 5 रुपीज के कॉइन को फेविक्विक से चिपका दो, थोड़ा मोटा हो गया, ऊपर से भी ऐसा कॉनकैविटी गड्ढा सा है, नीचे से भी कॉनकैविटी है, तो इसको बाई कॉनकेव शेप बोल रहे हैं। समझ आ रही है बात?
तो ऐसा करके इमेजिन कर लो, ये 2 5 रुपीज के कॉइन को हमने चिपका के जोड़ दिया है और ऊपर ऐसा हल्का सा कॉन्कैविटी, नीचे से भी कॉन्कैविटी, ऐसा शेप होता है आरबीसी का रफली। मुश्किल? ओके। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसका नाम क्या है? बोलें जोर से प्लीज। Hence the color and the name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. 100 ml is 1 deciliter. ठीक है? These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. कौन-कौन से? O2 and CO2. RBCs has an average lifespan of 120 days, that is 4 months, after which they are destroyed in spleen, which is known as the graveyard of RBC. सारा point आ गया NCERT का? Fourth point is 120 days of the lifespan. Graveyard. Graveyard मतलब होता है कब्रिस्तान. Grave मतलब कबर. कोई डेड आरबीसीज को स्टोर करता है स्प्लीन. ये लास्ट लाइन लिखा हुआ तो है उसमें. जो आरबीसी मर जाएंगे 120 दिनों में, वो एक जगह जमा होंगे पहले. कहाँ? स्प्लीन नाम के ऑर्गन में. एक ऑर्गन है बॉडी में छोटा सा, पैंक्रिया के नीचे, दैट्स कॉल्ड स्प्लीन. उसके बाद वहां से थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे किडनीज के थ्रू फिल्टर होके बॉडी से बाहर निकलेगा. Let's talk of the WBC, also known as louder, leukocytes. ल्यूकोसाइट्स के बारे में सबसे एसेंशियल पॉइंट तो पहला ये कि दे आर, नहीं कलरलेस तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने वो ये कि ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं. हमारे बॉडी के अंदर घुसने वाले किसी भी तरह के पैथोजन, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथिस या वॉर्म्स हो, इनको ये अटैक करके मारने की पूरी कोशिश करता है, बल्कि मार ही देता है 90% केसेस में. आपकी बॉडी में पैथोजन हर दिन घुसता है, सांस से, कभी कुछ ऊटपटांग सड़क से आपने खा लिया, थोड़ा हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल खाने पीने, हवा, सांस से बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी में घुसते रहते हैं. एवरीडे सड़क पे आप जा रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ पैथोजन तो घुस ही रहा है बॉडी में, बट यू डोंट फॉल इल एवरीडे. ऐसा नहीं कि हर दिन शाम में बुखार आता पैरासिटामोल खाते हो आप, ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होता ऐसा. तो ये जो पैथोजन बॉडी में एंटर हो जा रहा है एवरीडे, दिस पैथोजन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय WBCs. ये WBC जो है ना, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को बॉडी के अंदर एंटर होते ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है. एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग हर दिन बीमार नहीं पड़ रहे. कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपके WBC थोड़े कमजोर पड़ गए क्योंकि बहुत भारी भरकम, बहुत स्ट्रॉन्ग पैथोजन आ गया और बहुत क्विकली उसने अपना नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत जल्दी जल्दी. और WBC, हमेशा WBC और पैथोजन के बीच में लड़ाई होती है. यूजुअली WBC जीत जाता है. WBC तब हारता है जब आप बीमार पड़े हैं. मतलब आपके बीमार पड़ने का, अगर आप बीमार पड़े हैं तो दैट इज अ साइन कि आपका WBC वो जंग हार गया. फिर आपको दवाई की जरूरत पड़ी, आपने एंटीबायोटिक्स खाया, आपने कुछ अलग से मेडिसिन लिया जो रेडीमेड WBCs थे. ये बात आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हमारे बीमार पड़ने का प्रोसेस, हम लोग हील कैसे होते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम एंड वो सारी बातें. यहां पे बहुत ब्रीफ डिस्कशन इस बात का है कि WBC का मेन काम है हमारे बॉडी का डिफेंस को रेगुलेट करना. इसीलिए इसका निकनेम क्या है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. क्या निकनेम है? या पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, ये सैनिक है जो हमारे बॉडी को बचाते हैं बाहर से घुस जाने वाले टेररिस्ट से. टेररिस्ट कौन है? पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस. मुश्किल? याद ये करना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ WBC. RBC का कोई टाइप नहीं होता, नंबर बहुत होता है. कितना होता है? 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. पर WBC का नंबर बहुत कम होता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब. बट इसकी क्लासिफिकेशन होती है बच्चों, जो हम लोगों को भी सीखना है. पहला पॉइंट ये हो जाएगा, देखो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि दे आर कलरलेस, दे डोंट हैव एनी कलर. फॉर दैट रीजन इसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोल देते हैं. दूसरा पॉइंट हो गया इसका नंबर. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मेन फंक्शन. ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है. ठीक है, कैसे कैसे कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग
एंटीबॉडीज बना करके, ठीक है ना। इसका लाइफ स्पैन ना बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब हम कहते हैं ना कि आरबीसी 120 दिन तक रहेगा, ये 2 दिन भी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 4 दिन भी रह सकता है, या रहने को 1 साल भी रह सकता है। इस बात पे निर्भर करेगा कि इसकी लड़ाई कितनी जल्दी हो रही है। अगर कोई इंसान बहुत अनहाइजेनिक रह रहा है, बहुत ज्यादा पैथोजन बॉडी में घुसते रहते हैं, तो आपके डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा कम दिन तक जिएंगे। ये एक सैनिक का लाइफ स्पैन इस बात पे डिपेंड करता है ना कि उसको वॉर कितना करना पड़ रहा है, और एक सैनिक को जंग ही नहीं लड़ना पड़ रहा है, वो बस खड़ा है, कोई गोलीबारी हो ही नहीं रही, तो मरेगा थोड़ी, है ना। बट ये हमारे डब्ल्यूबीसीज जैसे कुछ जो हेल्दी लोग रहेंगे, साफ सुथरा खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, क्लीन पानी पिएंगे, फालतू की चीजें उटपटांग नहीं खाएंगे, तो बॉडी में पैथोजन नहीं घुसेगा, बहुत आसानी से नहीं घुसेगा, और पैथोजन नहीं घुसेगा तो डब्ल्यूबीसी जो होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना। तो इस बेसिस पे वी कांट से कि कितना दिन ये रहेगा, बट इसको हम लोग यूजुअली, चूंकि सोल्जर है तो वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। मुश्किल। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है डब्ल्यूबीसी का, वो है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रहेगी, बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम लोग यूं करेंगे कि इसको 2 टाइप में पहले क्लासिफाई किया जाएगा। पहला टाइप होगा इसका जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या कहते हैं? एंड द अदर वन इज कॉल्ड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के ना 3 टाइप होते हैं बच्चों। वेरी इजी टू मेमोराइज। एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल। इओसिनोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिड, बेस, न्यूट्रल याद रहेगा। ग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप हैं, सॉरी अग्रैन्युलोसाइट्स के, एक है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। मैं चाहूंगा आप अपने एनसीईआरटी बुक पे इसको एक जगह बनाएं, किताब पे ही बनाएं या तो शीट पे बनाएं, कहीं पे भी बना सकते हैं। ये बुक है या शीट है, जो भी आपके पास है, यूज दैट एंड रफली, जस्ट रफली ड्रॉ दिस ऑफ क्विकली। अगला डेटा हम लोगों को लिखने की जरूरत होगी इसी में, इसका परसेंटेज, ये 2 to 3% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी होता है इओसिनोफिल। बेसोफिल सबसे कम होता है 0.5 से लेकर के 1% तक। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी इन द बॉडी आर न्यूट्रोफिल। 60 to 65% of the total volume are neutrophil. Monocyte is 6 to 8% and 20 से 25% are lymphocytes. एक और अगर मैं डेटा ऐड कर दूं तो ये होते हैं लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा साइज का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो ये होता है। Monocytes are the largest and these lymphocytes are the smallest among all. WBC are of 2 kinds. ग्रैन्युलो, जिनके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्युलर लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रेन्स की तरह दाना दाना लेयर होगा, तो इसलिए उसका नाम क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स। जो बिल्कुल स्मूथ है विदाउट एनी ग्रैन्युलेशन, उसको क्या बोलेंगे? अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स आर द 2 टाइप्स। सबसे पहली तो बात ये हो गई। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 टाइप है, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में वी हैव 2 काइंड्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोस्ट अबंडेंट ऑफ देम इज न्यूट्रोफिल। जो सबसे कम क्वांटिटी में है दैट इज बेसोफिल। सबसे बड़े साइज का डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स। बड़ा साइज लार्जेस्ट मोनोसाइट्स, छोटा साइज।
ये सब पांचों टाइप के WBC मिलकर के आपके बॉडी के डिफेंस है। जैसे कि एक आर्मी है तो आर्मी में अलग अलग रैंक पे लोग होते हैं, ठीक है ना, लाइक मेजर होते हैं, कर्नल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग लेवल पे वी हैव पीपल इन द आर्मी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल है, ये सोल्जर्स हैं छोटे छोटे, ये जो सिपाही लोग हैं, ठीक है, जो कम क्वांटिटी में, ये ऊपर रैंकर्स है। सबका काम डिफेंस है, पूरी आर्मी का काम है देश की डिफेंस करना। तो सिमिलरली इनका सबका मिलके काम है डिफेंस, बट सबका रोल बटा हुआ है, कोई किसी तरह से डिफेंस करेगा, कोई किसी तरह से करेगा, कैसे कैसे कौन करेगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू गो थ्रू। और एक बार हम लोग रीडिंग करना शुरू करते हैं, किसका, ल्यूकोसाइट्स। आ जाइए जल्दी जल्दी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। मुश्किल, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, जिनका नंबर होता है तकरीबन 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मुश्किल, दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, कारण अभी बात हुई क्यों शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज दे आर सोल्जर्स। जितना जल्दी इनका पैथोजन से कांटेक्ट होगा, इनके चांसेस हैं डैमेज होने के, नहीं होगा तो दे विल बी हेल्दी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है ना, देखा बोर्ड पे, आप उसको कैटेगराइज करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर ग्रैन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, जिनका क्वांटिटी बताया गया 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। बेसोफिल सबसे कम क्वांटिटी में होगा, 0.1 से 1% सिर्फ, ठीक है। न्यूट्रोफिल का और मोनोसाइट का फंक्शन बताया गया है कि ये फैगोसाइटिक सेल्स होंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि दे ईट अप, वो खा जाते हैं पैथोजन को, ठीक है। किसी सेल का सेल ईटिंग इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो दे विल बी समथिंग विच विल इनगल्फ दोस पैथोजन, फॉर दैट रीजन इनके इस पर्पस को बोला जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। पढ़े प्लीज, फंक्शन पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक, और ये इस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे पैथोजन को। बेसोफिल कैसे करेगा, बेसोफिल चूंकि बहुत कम क्वांटिटी में ये छोटे छोटे केमिकल्स रिलीज करेगा ब्लड में ही, क्या क्या, ये PYQA 2018 नीट का, पढ़ो, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपारिन, फिर से पढ़ो, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ये कहां से रिलीज होंगे, बेसोफिल से। ये एलर्जिक केमिकल्स हैं आपके बॉडी में ना, कोई एलर्जी होती है, कभी किसी कीड़े ने काटा, कीड़ा जहां काटेगा वो पूरा रेड हो जाता है। ये रेडनेस इसलिए हुआ क्योंकि आपके ब्लड से WBC ने वहां से रिलीज करना शुरू किया सेरोटोनिन, हिस्टामीन, और उस चीज को पूरा इन्फ्लेमेशन कॉज किया ताकि वो और फैले नहीं। जो भी कीड़े के काटने से, चींटी के काटने से जो उसने अपना टॉक्सिक केमिकल डाल दिया है आपके ब्लड में, वो वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है ना। ये किसकी जिम्मेदारी है, बेसोफिल की। क्या रिलीज करता है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ये बात याद होनी चाहिए प्लीज। आगे बढ़ेंगे, हाँ। सांप का जो जहर होता है ना, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। हम लोग चींटी की बात कर रहे हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में फॉर्मिक एसिड डालेगा अगर आपके बॉडी में, तो दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। तो आपके WBC का मतलब ये नहीं कि आपको अमर बना देता है ना, ये कोशिश करता है। सांप का, स्कॉर्पियन का, ये कुछ ऐसे भी बहुत बड़े हेवी कीड़े होते हैं जिनका जहर तेजी से फैलता है, उनके लिए एंटीडोट की जरूरत पड़ती है। फिर आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज डालने पड़ते हैं, ये छोटे मोटे एंटीबॉडीज बना पा रहा है। फिर आपको तुरंत इंजेक्शन देना पड़ेगा, तुरंत आपकी बॉडी में बहुत सारा एंटीडोट डालना पड़ेगा जो उसकी केमिकल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। बेसोफिल से सिक्रीट होगा ये सब कुछ जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में रोल प्ले करेगा। इओसिनोफिल का क्या काम है, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। 2 से 3% होता है इओसिनोफिल, रेजिस्ट द इन्फेक्शंस एंड आल्सो is associated with the allergic reaction. Along with basophil, eosinophil भी allergic reaction में रोल प्ले करेगा। लिम्फोसाइट 2 तरह के सेल्स बनाएगा, B and T सेल्स। इसका डिटेल आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ में, क्लास 12th में। B सेल्स बोन मैरो, T सेल्स थाइमस सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन। देखो ये तो छोटे, ये तो फैगोसाइटोसिस करेगा अलोंग विथ मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके बॉडी के बेसिक डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये 2 तरह के सेल्स रिलीज करेगा। एंटीबॉडीज विल बी ऑफ 2 काइंड्स, B सेल्स एंड T सेल्स। B फॉर बोन मैरो, T फॉर थाइमस।
इतना भी फिलहाल याद करेंगे। और क्या याद रखेगा कि इनकी क्वांटिटी होती है 20 से 25% के आसपास। प्लीज पढ़ेंगे जल्दी से इस बात को। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, और इसकी क्वांटिटी होती है 20 से 25%। कुल मिलाकर के मेजर बात जो याद रखना है वो है इसका क्लासिफिकेशन। बाकी सब बचपन से भी याद है आपको, अगर 9th 10th में भी थोड़ा थोड़ा आपने ब्लड पढ़ा था तो, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ऑर्गेनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप क्या क्या, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। परसेंटेज याद है, इओसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, न्यूट्रोफिल 60 to 65%। वेरी गुड। ऑर्गेनोसाइट्स में हमारे पास 2 टाइप है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की क्वांटिटी एंड लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी अलग अलग तरीके से, बट सब मिल करके अल्टीमेटली आपके बॉडी के डिफेंस और इम्यून सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। इम्यून और डिफेंस का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी का मतलब डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारा सेल्फ बचाव। किससे बचाव, पैथोजन से। किससे, पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैथोजन का उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथिस। ये 5 तरह के पैथोजन का नाम हमें याद होना चाहिए, जो कॉमन पैथोजन है, जो हमें बीमार करते हैं। क्या क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, जिनको आप वॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉर्म्स। डन। लास्ट टाइप का फॉर्म्ड एलिमेंट है प्लेटलेट्स। मेजर फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। क्या मेजर फंक्शन, ये आएगा चौथे सेक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, जो हम लोग आज बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको थोड़ा प्लेटलेट्स के बाद ब्रेक दूंगा 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग बाकी 2 सेक्शन पे जाएंगे, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो प्लेटलेट पहले खत्म करते हैं, देन विल हैव अ 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। प्लेटलेट का मेजर फंक्शन, प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या, नंबर 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आपने इन जनरल सुना है ना, प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे डेंगू। डेंगू का नाम अक्सर सुना है आपने, प्लेटलेट फॉल कर गया है, प्लेटलेट की जरूरत है, डोनेट करना पड़ता है प्लेटलेट कई बार। तो प्लेटलेट अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो हमारा ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं कर पाएगा। क्लॉट मतलब जम नहीं पाएगा, जहां चोट लगेगी वहां पे ब्लड निकलना शुरू होता है, बट थोड़ी देर में वो सूख जाता है ताकि ब्लड का फ्लो रुक जाए। इसके लिए प्लेटलेट्स का बहुत एसेंशियल रोल है। डिटेल में अभी बात होगी कोआगुलेशन में कैसे रोल है। मोटी मोटी बात कि प्लेटलेट के बगैर क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जिन लोगों में प्लेटलेट की कमी होती है उनको बहुत तरह का क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। एक बहुत कॉमन क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर आपने बचपन में पढ़ा था जेनेटिक्स में, या आप 12th में दोबारा पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीमोफीलिया। वर्ड सुना है आपने, नहीं सुना, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के अंदर ये इनबॉर्न जेनेटिक बीमारी होती है कि उनको थोड़ा सा भी चोट लग गया और खून निकलना शुरू हुआ ना, तो ये खून क्लॉट नहीं कर पाता, ये बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, और ये इनकी डेथ का कारण बन जाता है। मतलब दे विल डाई। आज चोट लगा, खून निकलना थोड़ा सा भी शुरू हुआ तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ब्लड क्लॉट कर ही नहीं पाएगा। पकड़ के बैठे रहो, कुछ भी कर लो, पट्टी लगा लो, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। वी ऑल आर लकी इनफ कि हमारे बॉडी में ब्लड में प्लेटलेट नाम का ब्लड सेल मौजूद है जो क्लॉटिंग करवा देता है। इसलिए हमें बहुत चोट लगती है, बड़ा बड़ा इंजरी होता है, सर फटता है लोगों का, बट जान नहीं चली जाती है। वरना अगर आपके बॉडी में जैसे 5 से 6 लीटर का ब्लड है ना, अगर 1/3 ब्लड निकल के बह गया ना ऑन स्पॉट, द पर्सन डाइज। 1/3 ब्लड, सिर्फ ये नहीं कि पूरा 6 लीटर खाली होगा तब मरेगा इंसान। अगर 6 लीटर में 2 लीटर खून बह गया ना, तो हॉस्पिटल जाते जाते मुमकिन है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी में आ जाएगा बहुत तरह का, बहुत सारा सर्कुलेटरी डिसऑर्डर आ जाएगा, जिसको हाइपोगैल्वेनिक शॉक भी बोलते हैं, एंड दैट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन एज वेल। मुश्किल। आज यही पढ़ते हैं जरा बेसिक बात, एनसीईआरटी क्या कहती है प्लेटलेट्स के बारे में। आपकी नजर आपकी बुक पे। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स, जो बोन मैरो के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मली ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 to 3 लाख प्लेटलेट पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 1.5 से 3 लाख का नंबर लिखा, 1.5 से 3.5 लाख का नंबर लिखा हुआ है। मुश्किल।
platelets can release a variety of substance, most of which are involved in coagulation, जिसको क्या बोलते हैं, clotting भी बोलते हैं, of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body, and it may eventually cause death of the person as well. मुश्किल? तो हम लोगों ने अभी दो सेक्शन की बात की है. ब्लड, आपकी नई या पुरानी जो भी बुक आपके पास, चैप्टर नंबर 18 या तो चैप्टर नंबर 15. तो 15.1 या 18.1 के अंदर हमने 15.1.1 एंड 1.2 हैज बीन टॉक्ड अबाउट. देखो प्लीज इस बात को दिमाग में रखो कि आपको पूरा चैप्टर ना इस सेक्शन के नाम और सेक्शन के हेडिंग के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए. हवा में नहीं रहने के क्या है सिलेबस में पता ही नहीं है. जो है इसी सरकारी किताब में. दुनिया की 1000 किताब आ जाए, इसके सामने सब कमजोर ही रहेगी, क्योंकि कोई भी किताब इसी को बेस रख के बनाया जाएगा. तो क्यों ना हम इसी को पढ़ेंगे, क्यों हम फालतू फालतू इतना मोटा मोटा बुक पढ़ेंगे. इट्स फ्यूटाइल एंड वेस्ट ऑफ टाइम. ये बिल्कुल नहीं करना है. आई एम अश्योरिंग यू कि कोई बच्चा अगर दोनों बुक को वर्ड टू वर्ड, कवर पेज टू कवर पेज अच्छे से चार्ट डालेगा ना, एक सवाल उसका गलत नहीं होगा. शर्त बहुत सारे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा. आपको याद रहना चाहिए कौन से पेज में कौन सा डायग्राम था, उसमें क्या लेबलिंग थी, कौन कौन सा डेटा एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. अगर वो चीज एकदम स्ट्रांगली अब्सॉर्ब कर पाएंगे देन इट विल बी ऑल गुड एंड परफेक्ट. मुश्किल? ठीक है, हम लोग ब्लड ग्रुप एंड कोआगुलेशन की बात करेंगे इन अ व्हाइल. ठीक है, सो इन द मीन टाइम यू कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक. पानी पीने की जरूरत है अगर, यू कैन डू दैट. ठीक है, वरना रिविजन करो. व्हाटएवर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जो है वो तो अपनी जगह है, बट इस न्यूट्रिशन का एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि ऑक्सीजन कितना जा रहा है अंदर. और इसीलिए ना हमारा ब्रीदिंग बहुत एसेंशियल है. अर्ली मॉर्निंग जो लोग सुबह उठ करके थोड़ा वॉक करते हैं या अच्छे से क्लीन एयर को ब्रीद इन करते हैं ना, दैट एक्चुअली हेल्प द बॉडी सर्कुलेशन वेरी इफेक्टिवली एंड एसेंशियली. तो हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में अगर बात करते हैं बच्चों, तो वी आर क्वाइट अवेयर, भले आपको अपना ब्लड ग्रुप अगर नहीं भी पता तो इतना आपको पता है कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए, बी, ए बी एंड ओ. विथ पॉजिटिव नेगेटिव तो 8 टाइप का हो जाता है, बट ना टाइप्स जो है वो 4 हैं. RH का प्रेजेंस है तो पॉजिटिव, RH का एब्सेंस है तो नेगेटिव, बट ओवरऑल 4 और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं. यस? जिनको अपना ब्लड ग्रुप इस उम्र में आकर के भी नहीं पता, दिस इज नॉट अ गुड थिंग. यू शुड बी, ये मतलब एसेंशियल है कि हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए. गॉड फॉरबिड कब किसको क्या रिक्वायरमेंट हो जाए तो आपको इंस्टेंटली ब्लड ग्रुप इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन नहीं करना पड़े. आपके आई कार्ड्स पे, आपके इन जनरल डॉक्यूमेंट्स पे आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए. तो ब्लड ग्रुप का जांच आप पहली फुर्सत में करवा लें. 50 से 100 रुपए का खर्चा होता है. इट्स अ स्मॉल एक्सपेंडिचर, बट वी शुड नो दैट इन जनरल. जरा बात करते हैं हम लोग कि ब्लड ग्रुप के कारण क्या होते हैं, कि किसी का ए है तो किसी का बी क्यों है, या किसी का ओ क्यों है, किसी का ए बी क्यों है. ध्यान से सुनेंगे. इसके पीछे 2 कारण है. पहला कारण है कि जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, दूसरा कारण है एंटीजेंस. 2 कारण है. क्या क्या? एंटीबॉडीज, एंटीजेंस. बड़ा कारण एक्चुअली एंटीजन है. समझते हैं बच्चों ध्यान से. 2 तरह के एंटीजन है और 2 ही तरह के एंटीबॉडीज हैं वैसे तो, बट ब्लड ग्रुप 4 तरह का है. एंटीजन और एंटीबॉडीज, हमारे एंटीजन का प्रेजेंस हमारे आरबीसी के ऊपर होता है और एंटीबॉडीज का प्रेजेंस हमारे प्लाज्मा में होता है. अब हमें पता है आरबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है. आरबीसी कहां है? प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है, राइट? तो ऑफ कोर्स एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में ही होंगे, बट एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होते हैं. आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम क्या है? एंटीजन. एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी. तो देखो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए होने का कारण यह है कि उस इंसान के ब्लड पे
ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है हमारा। जैसा एंटीजन हमारे आरबीसी पे होगा वैसा ही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एकदम सिंपल तौर पे इसको दिमाग में अब्सॉर्ब कर लो, एकदम बेसिक तौर पे अब्सॉर्ब कर लो कि द टाइप ऑफ एंटीजन हमारे आरबीसी पर होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी याद ही नहीं करना है, क्या याद करना है? एंटीजन। उसका उल्टा एंटीबॉडी अपने आप याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। द टाइप ऑफ एंटीजन वी हैव ऑन आवर आरबीसी दैट विल डिसाइड द ब्लड ग्रुप। एक इंसान के आरबीसी पे, ब्लड के आरबीसी पे अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप उसका ए है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर एंटीजन ए एंड बी बोथ है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर कोई सा भी एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो हमें सिर्फ एंटीजन पता होना चाहिए, हमें ब्लड ग्रुप अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी बात, बहुत एसेंशियल बात, एंटीजन इज अ प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो स्मॉल प्रोटीन्स। ये दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है, फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। 36 का आंकड़ा है इनके बीच में, कुछ भी मुहावरा लगा लो। इतनी भयंकर दुश्मनी है कि दोनों एक दूसरे के सामने अगर आ गए तो जो पहले अटैक कर सकता है वो दूसरे वाले को अटैक करके मारने की कोशिश करेगा, या तो वो या तो ये। और नुकसान किसका होगा? हमारा। दोनों हमारे हैं, दोनों आपस में लड़ेंगे, हमारा नुकसान होगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू इंश्योर दिस कि एंटीजन सेम टाइप के और एंटीबॉडी सेम टाइप के इकट्ठे नहीं रहे। एकदम इजी है, बहुत इजी, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट ये हो गया कि एंटीजन तय करेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। कहां होगा एंटीजन? आरबीसी पे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब है कि एंटीजन ए है तभी ब्लड ग्रुप ए है, और अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए हो ही नहीं सकता। अगर एंटीबॉडी ए हुआ तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे, पूरा तलवार से काटने कूटने की कोशिश करेंगे, और क्या होगा? ब्लड क्लॉट कर जाएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वहां पे ब्लड की क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग। नुकसान हमारा होगा, है ना, इंसान मर जाएगा। यही कारण है कि किसी का भी खून किसी के भी बॉडी में नहीं डाल सकते। तो ये सीधी बात हो गई कि ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है एंटीजन से, और उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उसके प्लाज्मा में। एंटीजन कहां होगा? आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडी कहां होगा? प्लाज्मा में होगा। लाजमी है, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो एंटीबॉडी, एंटीजन तो बी है बट एंटीबॉडी हैज टू बी। अल्फाबेट हम लोग कैपिटल और स्मॉल लिख लेंगे अगर, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की क्लैरिटी रहेगी। कैपिटल अल्फाबेट से एंटीजन रिप्रेजेंट हो जाता है, एंटीबॉडी के लिए स्मॉल अल्फाबेट यूज कर लिया जाता है बाय कन्वेंशन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जस्ट फॉर कि एक डिस्टिंक्शन हो जाए इजीली, फिर तो स्मॉल अल्फाबेट से एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तभी ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। लेकिन ये दोनों हैं तो एंटीजन एंटीबॉडीज एक भी नहीं हो सकता, एक भी होगा। अगर ए होगा तो इससे लड़ेगा, बी होगा तो इससे लड़ेगा, तो कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता। और इस केस में बोथ ए एंड बी टाइप्स के एंटीबॉडीज पाए जाएंगे, चूंकि एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज का प्रेजेंस है। लेट मी गिव यू 1 मिनट ऑफ टाइम टू ऑब्जॉर्व दिस। याद खाली ये कॉलम अगर हो गया तो वो अपने आप याद हो जाएगा। इतना बस ध्यान रखना है कि सेम एंटीबॉडी सेम एंटीजन एक साथ एक ब्लड में नहीं हो सकते। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हैज टू बी बी। बाकी अपने आप समझ जाएंगे। मैं आपको दे रहा हूं 60 सेकेंड ऑफ टाइम। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी विल हैव विच एंटीजन विच एंटीबॉडी। तो एंटीजन तय कर रहा है ब्लड ग्रुप, बस इतना बात दिमाग में रख लीजिए। तो अब बात यह है कि हम लोग अभी आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात आ जाएगी, बट उसके पहले मैं चाहता हूं ये बात आप पहले अब्सॉर्ब कर लीजिए कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और क्यों कर सकता है। ऑफ कोर्स हम लोग इस बात को बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा, कि नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लीजिए। एबी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट का मतलब है ये किसी से भी खून रिसीव कर सकता है, और इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल।
ये किसी को भी खून दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी थोड़ी स्पेसिफिसिटी आएगी, अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे कि ए बी पॉजिटिव कि ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर कौन होगा। बट अभी जनरल बात अगर की जा रही है कि ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर। वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो। चलो तो जरा समझते हैं कि अगर हमने ब्लड ग्रुप ए वाले इंसान में रिक्वायरमेंट हुई ब्लड ग्रुप की, ब्लड की, और हमने किसी बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड डाल दिया, अगर डाल दिया तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप जरा इमेजिन कर लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए था किसी का, ए था मतलब एंटीजन ए था, बाहर से खून आया, थोड़ा ही सा आया, 1 यूनिट आया, 2 यूनिट खून आया। 1 यूनिट होता है तकरीबन 400 ml ब्लड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आधा लीटर से भी कम, दैट्स 1 यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक। 1 यूनिट 2 यूनिट डिपेंडिंग ऑन कि कितना ब्लड लॉस हुआ था, कितनी ब्लड की जरूरत थी आपको। किसी को 1 यूनिट ब्लड दिया गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, डोनर जो दे रहा है उसका क्या है, बी, अगर बी है, ऐसा होना नहीं चाहिए वरना तो दिक्कत क्या होगी, वो समझते हैं कि बी ब्लड के साथ उसके बॉडी में एंटी बॉडीज ए के अगेंस्ट है। ए के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी है, ए के अगेंस्ट बी है, एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी ए है। ये प्लीज समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ब्लड अगर देखो, पहला पॉइंट कि ब्लड ग्रुप किस बात पे तय हो रहा है, एंटीजन पे, और सेम कैटेगरी वाले एंटीजन की दुश्मनी है, ठीक है। ए एंटीजन की दुश्मनी एंटीबॉडी ए से है, बी की दुश्मनी बी से है। अगर किसी ए को हमने बी का खून दे दिया तो इसके एंटीजन ए का दुश्मन ये इसकी बॉडी में घुस गया ना, अरे बोलो, या वाइसा वर्सा भी ले लो, इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन ये, दोनों आपस में लड़ पाएंगे ना, क्लॉटिंग हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। आपने किसी को खून दिया था जान बचाने के लिए, उल्टा जान फास्ट ले लेगा, जल्दी मर जाएगा वो तुरंत। ऐसा करने के लिए आप अपना खून दे सकते हैं किसी को, विच विल बी अ हार्मफुल थिंग टू डू। बट सवाल ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि वाई ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखो पहला पॉइंट दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि आपके बॉडी में मौजूद आपका एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दिस विल बी द मेन थिंग जिसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको है, एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज को मेन प्रॉब्लम है, एंटीजन को बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये बात दिमाग में रख लो, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में क्या, प्लाज्मा में ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है हमारा एंटीजन, तो ज्यादा दिक्कत किसको है, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को प्रॉब्लम है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें है एंटीबॉडी बी मौजूद, बी ए है ब्लड ग्रुप, तो एंटीबॉडी बी है, बी ब्लड ग्रुप का खून दे देंगे तो एंटीजन बी भी चला जाएगा, तो एंटीबॉडी बी का दुश्मन कौन, एंटीजन बी। ये दिक्कत होगी, समझ आ रही बात। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी जब खुद का नहीं है, इस बात को मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं और गांठ बांध लीजिए दिमाग के अंदर कि प्रॉब्लम प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज को होता है, दूसरा बाहर से आने वाले ब्लड पे। एंटीजन को नहीं होता प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, क्योंकि एंटीजन की क्वांटिटी कम है, ज्यादा मात्रा में क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज। तो ए बी वालों के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है, तुम कौन हो भाई, कहां से आ गए हमारे घर में, कोई बोलने वाला नहीं है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है, सॉरी कोई एंटीबॉडी नहीं है, मुश्किल। तो ए का खून दे दो, कोई बोलने वाला नहीं, बी का खून दे दो, कोई बोलने वाला नहीं। समझ आ रही बात। इसीलिए ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी को भी दे देते हैं, देखो बोलने वाला कौन है, एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन के खिलाफ बोलेगा ना। ओ का खून हम किसी में दे देते हैं, ए को दे देते हैं, ए में आते हैं, ए में क्या है, एंटीबॉडी बी है, ओ में एंटीजन है ही नहीं, इसका खून डालो, ये देखेगा एंटीजन आया, एंटीजन आया, नहीं आया एंटीजन, तो क्यों बोलेगा, वो किसके खिलाफ बोलता है, एंटीजन बी के खिलाफ। एंटीजन बी आया तो हम ओ का खून ए को दे दें, कोई वो नहीं बोलेगा, ओ का खून बी को दे दें, कोई नहीं बोलेगा, ओ का खून ए बी को दे दें। आपको आ रही बात समझ थोड़ी थोड़ी। बोलेगा कौन, एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट।
तो वी नीड टू जस्ट यही पॉइंट पकड़ना है कि ब्लड ग्रुप किस बात पे तय हुआ, एंटीजन पे, उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी। तो ये क्लियर हो गया दिमाग में कि ए बी इसलिए कहला रहा है क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन है। जब दोनों एंटीजन है तो कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो इसको देते रहो तुम खून, जिसका देना है, ए का दे दो, बी का दे दो, ओ का दे दो, ए बी का दे दो, सबका खून ले लेगा ना वो। ओ के साथ क्या बात हुई, ओ के पास खुद कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर हम ए को देंगे तो एंटीजन गया ही नहीं, तो ये किसके अगेंस्ट बोलेगा, इसको मिला ही नहीं एंटीजन बी, इसको मिला ही नहीं एंटीजन ए, इसको मिला ही नहीं, इसके पास तो कुछ बोलने वाला है ही नहीं था पहली बात, ये तो सबका ले लेता है। ओ किसका लेगा, सिर्फ ओ का। तो अब हमारे पास ये कंक्लूजन बना कि ए का ब्लड किसको किसको दे सकते हैं, ए कैन डोनेट ब्लड टू ए तो ए को देगा ना ऑफ कोर्स, उसके अलावा ए बी है ना, बी किसको देगा, बी एंड ए बी किसको देगा, सिर्फ ए बी को। ए बी कैन डोनेट ब्लड ओनली टू ए बी का खून ए को देंगे तो ये गड़बड़ है, बोलेगा कौन, ये, लेकिन इसमें जाएगा ना ये एंटीजन ए या एंटीजन बी, सॉरी। तो ये क्लैरिटी आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ है आपको। अभी इस पे हम लोग थोड़ा एक पॉइंट और जोड़ते हैं कि एंटीजन जो आरबीसी पे मौजूद है, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसके अलावा अगर आपके ब्लड में एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, RH फैक्टर का फुल फॉर्म होता है रीजस फैक्टर। रीजस इज अ जेनेरा ऑफ अ मंकी, बंदर की एक प्रजाति है रीजस, जो अफ्रीकन जंगलों में पाया गया पहली बार, ठीक है, पहली बार वहीं मिला। देखो एवोल्यूशन के प्रोसेस में ना, जब एवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे थे, डार्विन के बाद बहुत सारी बातें जो दुनिया को पता चली एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे, तो ये बात हमें समझ में आया कि इंसान से सबसे करीबी कनेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म है दोज आर मंकीज। तो मंकीज के ब्लड को, मंकीज के टिश्यू को, मंकीज के बोन को, मंकीज के स्किन को, मंकीज के मसल को, हमने सबकी इवैल्यूएशन की। मुश्किल? मंकीज के खून में पहली बार हमें एक प्रोटीन मिला जो रीजस मंकी से मिला था, तो उस प्रोटीन का नाम क्या पड़ा, रीजस फैक्टर। क्या पड़ा, रीजस फैक्टर पड़ गया उस प्रोटीन का नाम। बाद में जब हम लोगों ने ह्यूमन ब्लड को और डिटेल में समझा, तो हमने पाया कि ये सेम प्रोटीन इंसानों में भी पाया जाता है, बट सब में नहीं पाया जाता। कुछ इंसानों में पाया जाता है, एशिया में बहुत से लोगों में पाया जाता है, बट ये अफ्रीका या अमेरिकन कंट्रीज में ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशन में कम लोगों में पाया जाता है, तो वहां नहीं मिला लोगों को। बट जब हमने इस जोन में एशिया में या फिर लाइक ईस्ट यूरोप के कंट्रीज में देखा इन लोगों के खून में, तो हमें ये प्रोटीन इंसानों में भी मिला। उसका नाम आज भी वो बंदर के नाम पे ही रहा, जो नाम क्या था, रीजस फैक्टर। तो अगर हमारे खून में, हमारे प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बाकी सारी चीजों के अलावा RH भी प्रेजेंट है, तो हम A पॉजिटिव हो गए, नहीं प्रेजेंट है तो A नेगेटिव हो गए। B ब्लड ग्रुप के लिए बाकी सारी चीजें जो हैं वो अपनी जगह हैं, बट RH भी प्रेजेंट है तो हम B पॉजिटिव हो गए, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव हो गए। मुश्किल? यही बात AB, यही बात O के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब RH का प्रेजेंस होना मेक्स अस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, RH का नहीं होना मेक्स अस नेगेटिव। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि AB के बारे में तो हमने बोला कि ये है क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। O के बारे में हमने बोला ये है यूनिवर्सल, RH क्या है, प्रोटीन है। अब ध्यान से सुनो और समझो कि हमारा अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप AB है और वो मान लीजिए A पॉजिटिव है, क्या है, सॉरी AB है ना, तो AB पॉजिटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, मतलब AB पॉजिटिव है, मन में इमेजिन करो AB पॉजिटिव है, मतलब ये हुआ कि एंटीजन A है, एंटीजन B है, एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं है, RH है, तभी तो AB पॉजिटिव है। अब हम अगर किसी AB पॉजिटिव इंसान को B नेगेटिव का खून दे देते हैं, B नेगेटिव का खून दे देते हैं, तो B ब्लड ग्रुप के लिए आपके दिमाग में फिर से कहानी आ गई कि एंटीजन B, एंटीबॉडी A।
तो हमें ये तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें पता था ए बी के पास कोई सा एंटीबॉडी नहीं, बोलने वाला कोई नहीं है, तो हम बी का खून दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बी कैसा था? नेगेटिव, और रिसीवर के पास था। ए बी पॉजिटिव को खून किसका दे रहे हैं? बी नेगेटिव का। अगर जो खून दिया जा रहा है उसमें कोई आरएच नहीं है और जिसको खून मिल रहा है, दिमाग आपका यहीं रहना चाहिए, उस पे आरएच है, तो इसको कोई दिक्कत होगी? कंडीशन, इसको पॉज करके यहां साइड में रखो, कंडीशन उल्टा कर दो, कंडीशन उल्टा यूं कर दो कि ब्लड ग्रुप रिसीवर का है ए बी नेगेटिव, क्या? और डोनर का बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वाला इंसान का खून हम ए नेगेटिव में डाले, ए बी नेगेटिव में डाले, क्या सोच के डाले? कि ये ए बी है, इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बी का ब्लड लेने में क्या दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट बी पॉजिटिव के साथ आरएच भी आया, क्या आया? और इसके पास आरएच है? आरएच नहीं है, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं? ए बी नेगेटिव। तो अब इसके बॉडी में बी का थोड़ा सा खून के साथ एक नया प्रोटीन आया आरएच नाम का, जो इसके पास नहीं है पहले से। तो इसके बॉडी के लिए ये एक फॉरेन बॉडी है, ये कोई नई चीज है। इसके डब्ल्यूबीसी को ये दुश्मन लगेगा? डब्ल्यूबीसी बैठा है ना चेक करने के लिए, कोई बाहर का तो नहीं घुस गया, कोई फॉरेन सब्सटेंस तो नहीं घुस गया। तो आरएच पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का ब्लड ए बी नेगेटिव को मिला, तो फॉर ए बी नेगेटिव आरएच प्रोटीन इज अ फॉरेन बॉडी विच इज नॉट ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना। तो ये बॉडी डब्ल्यूबीसी जो होगा ना, ये एंटीबॉडीज बना बना के उसको मारने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देगा। तो हम ए बी नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं बोल सकते, क्योंकि ए बी पॉजिटिव को हम आंख बंद करके किसी का भी खून दे दें। अगर हम लोग ये कहते हैं कि ए बी नेगेटिव है कोई इंसान, उसको हम किसी पॉजिटिव का खून नहीं दे सकते। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, किसी का खून नहीं दे सकते, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव का खून देने पे आरएच भी जा रहा है, और ये आरएच उसके लिए क्या है? फॉरेन बॉडी। किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट आपका डब्ल्यूबीसी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी से उसको मारने की कोशिश करेगा। बट अगर कोई है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, तो हम उसको ए बी पॉजिटिव को हम ए बी ओ पॉजिटिव वालों का ब्लड दें या नेगेटिव वालों का ब्लड दें, आठों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी खून दें आंख बंद करके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस केस में? किस केस में? ए बी पॉजिटिव के केस में ए बी का मामला क्लियर है, क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीजन ए और बी दोनों हैं। पॉजिटिव इज टेलिंग अस कि क्या है उसके पास? आरएच बी है। तो हमारा ये जवाब होगा कि ए बी पॉजिटिव को हम ज्यादा अप्रोप्रिएटली क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी नेगेटिव इज नॉट ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकते पॉजिटिव वालों का खून। तो ध्यान से सुनो प्लीज। अब हम लोग ओ की बात करते हैं। ओ यूनिवर्सल डोनर बोला गया, बट ओ स्पेसिफिकली ओ पॉजिटिव का खून नेगेटिव वालों को दे देंगे तो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा? ओ पॉजिटिव का खून नेगेटिव वालों को दे दिया हमने तो वही दिक्कत होगी। ओ पॉजिटिव के साथ आरएच भी गया, आरएच गया, उसके पास आरएच नहीं था तो उसके लिए आरएच क्या हो गया? फॉरेन बॉडी। बट अगर हमने ओ नेगेटिव का खून दिया, पॉजिटिव को देंगे, अगर जिसके पास आरएच है उसको नेगेटिव ब्लड दे रहे, ओ नेगेटिव दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगी उसको? नेगेटिव को भी ओ नेगेटिव देंगे, कोई दिक्कत होगी उसको? तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ। सिर्फ ओ बोलना पार्शियली करेक्ट है। मोर अप्रोप्रिएटली वी वुड से कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव के पास आरएच नहीं है। इसका खून हम पॉजिटिव वालों को दें, नेगेटिव वालों को दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आ रही समझ? लाउडर। गुड। एक लास्ट कंडीशन समझते हैं जल्दी से, फास्ट, इसी ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होना चाहिए वैसे, बट सुन लीजिए जरा, बहुत एसेंशियल बात है, गंभीर बात है, सीरियस बात है। बहुत ध्यान से सुनिए लड़कियां, बहुत ध्यान से सुनिए, लड़के भी सुनेंगे बहुत ध्यान से, पर लड़कियों को ज्यादा ध्यान से सुनना है। और प्लीज समझिए, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की बात है। अगर एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बट ओवरऑल नेगेटिव, मतलब आरएच नहीं है, गेट्स मैरिड टू अ मेल जिसका ब्लड ग्रुप होगा
पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई भी। तो बच्चों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मदर या फादर किसी पे भी ब्लड ग्रुप जा सकता है बच्चे का। कान खुला है सबका? अगर एक मदर, एक फीमेल, शी इज हैविंग द ब्लड ग्रुप विच इज नेगेटिव, गेट्स मैरिड टू अ मेल विथ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और अगर बच्चा होता है पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप बच्चे को अक्वायर हुआ जेनेटिकली, जो मां की कोख में पनप रहा है, मां कैसी है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली। पहला बच्चा अगर पैदा होगा, जब जिस टाइम पर, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा नहीं है, 12th का पहला चैप्टर आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, मोटी मोटी बात में बता देता हूं। वहां पे प्लासेंटा का डिटैचमेंट जब होगा बच्चे का, तो बच्चे का खून और मां का खून थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, पहला बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाएगा, इट विल बी ऑल गुड। बट बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पैदा हुआ, पैदा होने के ड्यूरेशन में, लास्ट फेज में, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं, जब बच्चा बॉडी से बाहर आ रहा है, जिसको आम भाषा में डिलीवरी बोलते हैं, उस टाइम पर बच्चे का ब्लड ग्रुप मां के ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स हुआ, मां का नेगेटिव, बच्चे का पॉजिटिव था, तो आरएच मां के बॉडी में गया। अब मां के डब्ल्यूबीसी ने इस आरएच के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडीज बना के रखे हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, कुछ वक्त के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी जब हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चा अगर फिर से पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर बच्चा हुआ क्या? पॉजिटिव, मां के खून में पॉजिटिव आरएच के अगेंस्ट बहुत से एंटीबॉडीज बन चुके हैं अब, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा से, प्लासेंटा वर्ड सुना आपने? मां के बॉडी में, मां के बॉडी से न्यूट्रिशन जाता है बच्चे को, है ना, मदर का खाना पीना, मदर का सारा न्यूट्रिशन बच्चे को ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस में आरएच के अगेंस्ट बहुत से एंटीबॉडीज बच्चे में ट्रांसफर होंगे और बच्चे के आरबीसी को मारना चालू कर देंगे। 1.5 से 2 महीने का जब बच्चा होगा मां की कोख में, उस दौरान ही। इस डिसऑर्डर का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। मैं 4 बार बोल रहा हूं और टोटल 5 बार। अब सिर्फ सुनिए, अभी लिखा हुआ बुक में, लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिए, आप मन में प्रोनाउंस कीजिए। 5वें बार, 6ठे बार आपसे मैं जोर से बुलवाऊंगा इस बीमारी का नाम, कम से कम 5 बार आया होगा ये नीट में पिछले 10 सालों में। बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं ना, ब्लास्टोसिस का मतलब ब्रेकडाउन, फटना, रप्चर होना। किसका रप्चर होना? आरबीसी का रप्चर होना। तो उस बीमारी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। कौन से स्टेज में? फीटल स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलते हैं? फीटल स्टेज। तो बीमारी का नाम है बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या नाम है? मैं बोल रहा हूं अभी 5 बार हुआ नहीं है, आपको सुनना है और मन में रिपीट करना है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। आप अपनी बुक में देखो जरा, बुक में देखो, पहले बुक में ढूंढो उसको, पेज पलटो, पेज पलटो, पेज पलटो, मिला आपको? अंडरलाइन करो, बॉक्स में डालो। ये आपको इटलाइज में लिखा हुआ है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर 3 लाइन ऊपर जस्ट मिला आपको, बॉक्स में डालो, या तो हाईलाइट करो या तो अंडरलाइन करो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग देखो अच्छे से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। अब आपको एक साथ प्रोनाउंस करना है बीमारी का नाम। क्या है बीमारी का नाम? जोर से बोलो। सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से। फिटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। कंडीशन में रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन ये है कि अगर मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव, द फर्स्ट चाइल्ड, देखो अगर पहला बच्चा नेगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा नेगेटिव हुआ कोई बात नहीं, सारे बच्चे नेगेटिव हुए कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला बच्चा नेगेटिव हुआ, दूसरा बच्चा पॉजिटिव हुआ, तो अब तीसरे बच्चे को खतरा हो सकता है, पहले पॉजिटिव बच्चे को भी खतरा नहीं है। आ रही बात समझ आपको? अगर ऐसा हुआ तो तीसरे बच्चे की नौबत आई है, तो फिर उस केस में मदर को इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान। इम्यून सिस्टम WBC ना बनाए ज्यादा,
या बनाए भी तो बच्चे पे उसका असर ना हो, इसके लिए इंजेक्शंस दिए जाएंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए पेरेंट्स को, डॉक्टर को कि ये कंडीशन है। फॉर दैट पूरी इवैल्यूएशन होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तब बच्चे का ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है, और इस तरह की कंडीशन होने की गुंजाइश समझी जा सकती है। तो उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये कंडीशन किसी को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ आ रही बात? तो ये कहलाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी केस। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी यहां से हम लोग सीखते हैं कि ए का खून बी को क्यों नहीं दे सकते, ए बी पॉजिटिव को सबका खून क्यों दे सकते हैं, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ये है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मामला आता है हस्बैंड वाइफ में, जब ऑपोजिट ब्लड ग्रुप के बीच में शादियां होती हैं, मां पॉजिटिव है फादर नेगेटिव है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बात समझ आ रही है? क्यों? मां पॉजिटिव है, मां के ब्लड ग्रुप में ऑलरेडी RH है, बच्चा RH वाला हो बिना RH वाला हो कोई दिक्कत होगी क्या? आप समझ रहे बात ना? आ जाओ रीड करेंगे। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, दो इट अपीयर्स टू बी वेरी सिमिलर। सबका खून लाल ही दिखाई देगा ना? आपका थोड़ा सैंपल ले लेंगे, अलग अलग तो नहीं दिखेगा ना? वो मूवी का डायलॉग सुना है नाना पाटेकर का, ये देखो ये मुस्लिम का खून हिंदू का खून मिला करके देखो सबका सेम है, बट सेम नहीं है, अंदर कुछ कुछ पंगा है। RH का और एंटीजन का और एंटीबॉडीज का, तीन चीजों का डिफरेंस हो सकता है ना? चलो एनीवे वो सटायर है एक्चुअली। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। दो तरह का ब्लड ग्रुपिंग मेन माना जाता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो ये है, और RH ब्लड ग्रुपिंग जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सिंपल, मुश्किल? ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात की जा रही है, ये जो हम लोगों ने समझा है इसको आप घर जाके पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ टेबल देख लो। ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन ऑन RBC क्या होगा? अरे A होगा। एंटीबॉडीज क्या होगा? B होगा। ठीक है ना? ये बात आप गौर से देखिए टेबल में, एंटीजन O में निल होगा, एंटीजन AB में A और B दोनों होगा। समझ आ रही बात आपको? तो ये कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है ये इस बात पे डिपेंड करता है। A वाले किससे किससे ले सकते हैं? A वाले A से ले सकते हैं और O से ले सकते हैं, B वाले B और O से, AB वाले सबसे ले सकते हैं, भिखमंगे हैं ये, है ना? किसी से भी ले लेंगे, इनको देने की नौबत है कि ना 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 हम नहीं दे सकते। अब नेचर ने बनाया है, उनकी खुद की गलती तो ऐसी है नहीं, बट दे आर लाइक के दे कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनीवन इफ रिक्वायर्ड। AB A B एंड O वालों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। O वाले O के अलावा दुनिया में कोई उनको खून नहीं दे सकता, कोई कितना भी अपना हो कितना भी पराया हो। तो O वाले सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि खून निकले नहीं, और अगर ऐसा हो तो दो चार जुगाड़ हो, भाई बहुत जरूरत पड़ गया थोड़ा खून दोगे क्या? तो ब्लड डोनेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ब्लड डोनेशन से लोग बहुत घबराते हैं कई बार, बट ब्लड डोनेशन ना एक हेल्दी लाइफ के लिए फॉरेन कंट्रीज में रिकमेंडेड होता है कि 6 मंथ में आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट अगर करते हैं तो आपका बोन मैरो बहुत एक्टिवेटेड रहता है, बहुत ज्यादा एज होने के बाद भी। तो ब्लड डोनेशन इंडिया में उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। RH ग्रुपिंग पे आ जाओ, बातें प्लीज नहीं करेंगे आप, मैं RH पढ़ना चाहता हूं ताकि इंपॉर्टेंट है। वो जो फिनोमेना हमने अभी डिस्कस किया, क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये आपको जरा थियोरेटिकली पढ़ना है। अनदर एंटीजन व्हिच इज कॉल्ड RH एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, वहीं से नाम मिला है इसको RH। मुश्किल? is also observed on the surface of RBC of majority of human। ये एशिया में बात की जा रही है, वर्ल्ड में नहीं, या इंडिया की बात की जा रही होगी। ज्यादातर इंडियंस पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप होता है B पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज B पॉजिटिव इन इंडिया एक्चुअली। वो क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बोला गया कि RH का प्रेजेंस 80% ऑफ ह्यूमंस में है। सच इंडिविजुअल्स जिनके RBC पर RH भी मौजूद है, they are RH positive, and those in whom RH is absent they are called RH negative। if RH negative person, an RH negative person, please ध्यान से पढ़ोगे, an RH negative person if exposed to RH positive blood, ठीक है, मतलब A समझ करके आप खून दे दो, A नेगेटिव को A पॉजिटिव का खून दे दो, चलेगा? हमने सोचा A तो है, चल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जुगाड़ लेके चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। A नेगेटिव के बॉडी में A पॉजिटिव ब्लड जाते ही एक एक्स्ट्रा फैक्टर गया जिसका क्या नाम है? RH फैक्टर, जो उसकी बॉडी में पहले से नहीं था।
बचपन से लेके आज तक उसके बॉडी के WBC को या RH नाम का कोई प्रोटीन दिखा ही नहीं, तो उसके लिए क्या है ये? फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब दुश्मन, तो उसका WBC उसको मारेगा, अटैक करेगा एंटीबॉडीज बना बना करके, यही दिक्कत होगी है ना। पढ़ो जरा इस बात को। एन RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form special antibodies against the RH antigens. Therefore RH group should also be matched before transfusion. blood donation को transfusion बोला जाता है, ठीक है। ब्लड का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाना है, कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अ स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility मतलब mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. fetus मतलब developing child in the womb, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक बच्चा मां के कोक में होता है उसको क्या बोलते हैं? फीटस। मां का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, फादर पॉजिटिव होगा तभी बच्चा पॉजिटिव हुआ है ना, फादर भी नेगेटिव होता तो बच्चा हमेशा नेगेटिव ही होता। तो मां के कोक में जो बच्चा पनप रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे। The RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. पूरा 9 महीना तक तो माँ के खून और बच्चे के खून में कोई मिक्सिंग नहीं होगा, बट जब बच्चा डिलीवर हो रहा है 9 मंथ के बाद उस स्पैन में एक्सपोजर मिल जाएगा माँ को। However, during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus. मां के खून में RH positive blood बच्चे का जाने की संभावना रहेगी। In such case, the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood. मां के खून में अब क्या बन गया? RH के against हथियार बन गया है। अगली बार अगर आ गया RH पॉजिटिव तो उसको मार देगा, हथियार पहले नहीं था। अब पढ़ो। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट मतलब अगला। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर जो नेगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, जो दोबारा पॉजिटिव ब्लड वाला हो गया, सेकेंड बच्चा ये भी पॉजिटिव, एंड कैन डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, ठीक है ना। दिस कुड बी फेटल, फेटल मतलब जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग, फेटल मतलब किलिंग, जानलेवा को फेटल बोलते हैं हम। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, या फिर इट कैन कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, खून निकल जाएगा बहुत ज्यादा, RBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर बच्चा मर ही जाएगा ज्यादातर केस में, वरना बहुत ज्यादा अनीमेटिक हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। आजकल मॉडर्न मेडिसिन के प्रोसेस में दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. जब डॉक्टर को पता है कि मां नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो बच्चा पैदा होते ही तुरंत उसके अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ एंटीडोट्स डाले जाएंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज डाले जाएंगे, कुछ केमिकल्स डाले जाएंगे ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने नहीं दिया जाएगा बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट में, क्या है बीमारी का नाम? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। कोआगुलेशन पे बात होपफुली हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोआगुलेशन इज अ वेरी बेसिक फिनोमेना। कोआगुलेशन के बारे में मोटी मोटी बात यह है कि हमें चोट लगती है, चोट लगते ही ब्लड निकलना शुरू होता है, इससे कुछ सिग्नल्स जाते हैं हमारे बॉडी में ताकि हमारा फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होकर फाइब्रिन बन सके, हमारे अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएं, कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए ताकि हमारा प्रॉपर फाइब्रिन वाला क्लॉट डेवलप होना स्टार्ट हो पाए। ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे। मैंने बोला था हम लोग बहुत स्लो रहेंगे शुरू में। अगले क्लास में हम लोग पहला आधा घंटा डिस्कस करेंगे क्लॉटिंग और लिम्फ। लिम्फ होते ही हो जाएगा हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट। जरा चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए। 15 पॉइंट, अगर 15 या 18 कुछ भी है तो 15.1.4 कोआगुलेशन हो गया, फिर 15.2 क्या है? लिम्फ, जो एक सिंगल पैराग्राफ है। बहुत थोड़ा सा फ्लूइड है हमारे बॉडी में जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ भी बोलते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन आएगा सर्कुलेटरी पाथवे, बॉडी फ्लूइड्स में कौन सी फ्लूइड की? ब्लड की। ब्लड के बाद थोड़ा सा डिस्कशन आता है किसका? लिम्फ का। लिम्फ के बाद हम लोग सर्कुलेशन में आते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर, हार्ट के चैम्बर्स, एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होता है, वीना कावा क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स, इसके बारे में बातें करेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कैसे हमारा हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स की बीटिंग होती है, किस तरह से हमारा 6 लीटर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है,